जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में 10th क्लास का मैथ का ऑल फार्मूला देखने वाले हैं। जितना भी मैथ में कुल फार्मूला है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आज हम सभी को बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर आज पूरा फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला से ही लगभग 20 क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैथ का। तो पहला है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या में कौन कौन सा फार्मूला है देखते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला जो होता है A=BQ+R, जहाँ जीरो जो R का मान होता है जीरो से क्या होता है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है, और B से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है A=BQ+R। और ए का मान जो होता है क्या इसको बोलते हैं, ये ए हो जाता है भाज। तो भाज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। और भाज को दर्शाते हैं ए से, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। और दूसरा फार्मूला हो जाता है इस चैप्टर में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू में मासा गुना में लासा। इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ से हम पहली संख्या का जो फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ से पहली संख्या हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये मासा गुना मा लासा, और ये गुना में है तो बराबर की साइड अगर क्या होगा, बट्टा में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का फार्मूला क्या जाएगा, मासा गुना में लासा और बट्टा में दूसरी संख्या। और यहाँ से हम दूसरी संख्या का फार्मूला निकालेंगे तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मासा गुना में लासा, और ये गुना में है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, बट्टा में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का फार्मूला हो जाएगा मासा गुना में लासा बट्टा में पहली संख्या। और ये मासा को हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, HCF, और लासा को बोलते हैं इंग्लिश में LCM। तो और यहाँ से मासा या लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, लासा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो लासा का फार्मूला क्या आएगा, ये हो जाएगा पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, और ये लासा इक्वल टू हो जाएगा, ये मासा है गुना में तो बराबर के साइड आएगा तो क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा क्या, मासा। तो लासा का जो फार्मूला आ जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टा में क्या जाएगा, मासा मासा। और यहाँ से हम मासा का फार्मूला निकालेंगे तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बटा में मासा का जगह कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा। जब मासा निकालेंगे तो लासा बटा में आएगा, और जब लासा निकालेंगे तो बटा में क्या आएगा, मासा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में मासा। तो पहला चैप्टर में इतना ही फार्मूला था, तो इतना फार्मूला को हम पहला चैप्टर में याद रखेंगे। अब चलिए दूसरा चैप्टर में जाते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद। तो बहुपद में जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सबको देखेंगे। पहला जो पॉइंट है बहुपद को पहचानने का नियम। तो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है, तो जो पहला नियम है वो है बहुपद का घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होता है। यानी कि जो बहुपद का घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो शून्य से शुरू होता है। तो उसका घात जो होता है, बहुपद का जो घात होता है पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो बोलेंगे वो ये क्या है, घात है। और दो में क्या बोल रहा है कि बहुपद एक ही चर में होता है, तो बहुपद को एक ही चर में होना चाहिए तो उसको बोलेंगे बहुपद। और यदि बहुपद में यदि अंडर रूट में रहे तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और दूसरा में है कि रैखिक बहुपद इक्वल टू, यानी कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर होता है AX+B, जहाँ A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो व्यापक रूप इसका होता है AX+B, यहाँ x का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और रैखिक बहुपद का जो घात होता है कितना था, 1 होता है। और इसका शून्यक जो होता है, शून्यक भी आएगा 1 ही। रैखिक बहुपद का घात होता है 1 और शून्यक पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 1 ही। अगला है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है AX² + BX+C, जहाँ पर A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और जो द्विघात बहुपद का जो घात होता है उसको होता है 2। और इसका शून्यक जो होता है, शून्यक की संख्या भी कितना होगा, 2 ही। जितना घात होगा उतना ही इसका शून्यक निकलेगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक भी कितना आएगा, 2। और ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है, अभिष्ट सूत्र यही होता है, और इससे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और तीसरा जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है AX³ प्लस में BX² प्लस में CX प्लस D। और यहाँ से हम इसका घात अगर पूछा जाए कि
त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो इसका घात कितना आएगा, 3, और इसका शून्यक पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 3 ही, जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक इसका आएगा, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। और इसका जो सूत्र हो जाता है एक्स³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है त्रिघात बहुपद का सूत्र हो जाता है। तो इतना हमको बहुपद में याद रखना है। और कुछ और फार्मूले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं। द्विघात बहुपद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो पहला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा में ए, और 2 में है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, और यहाँ पर से हम अगर माइनस बी का मान पूछा जाए तो माइनस बी जो होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक होता है, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और यहाँ से सी का मान पूछा जाए तो सी होता है अचर पद, और ए होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो 3 में है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछा जाए तो बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। और यहाँ 4 में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाता है त्रिघात बहुपद में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। और 5 में है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू सी बटा ए। और 6 में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस टी बटा में ए। तो ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान तरीके से याद रखेंगे। अब चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहला इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर कहने का मतलब हो गया इसमें दो चर आएगा, एगो x आएगा और एगो y आएगा, और प्लस में c, और इसका जो a का मान और b का मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और दो में यहाँ पर है यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण युग्म हो, यानी कि a1 x1 प्लस में b1 y1 और प्लस में c1 बराबर में 0 एवं a2 x2 प्लस में b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू में 0 हो, तो शर्त 1 में, तो शर्त में पहला देखा जाए कि एक में a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इतना का मान अगर लागू हो रहा है तो हलों की संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, और इसको ही बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ इसका पूछा जाए कि ग्राफ यानी कि रेखा कैसा होगा इसका, तो प्रतिच्छेदी होगा, और युग्म का नाम जो होगा संगत होगा और अविरोधी होगा। और दूसरा कंडीशन है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये एक कंडीशन जब लागू होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ऐसी जो रेखा कहलाएगा समांतर कहलाएगा, और इसका ग्राफ जो है समांतर रहेगा, और इसका युग्म का नाम जो होगा असंगत और विरोधी होगा। असंगत या तो हम इसको बोल सकते हैं विरोधी। तीसरा कंडीशन है a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों अगर बराबर है तो इसको जब हलों की संख्या पूछा जाए तो हलों की संख्या कितना होगा, अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इसका जो ग्राफ रेखा होगा संपाती होगा, एक दूसरे के संपाती। संपाती कहने का मतलब हो गया कि एक ही रेखा पर दोनों होगा, दोनों रेखा एक ही पर होगा, एक ही रेखा पर, और इसका युग्म का नाम जो होगा संगत हो जाएगा, और या तो इसको हम बोल सकते हैं आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इतना ही फार्मूला था, तो इतना फार्मूला हम याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला चैप्टर में। हमारा अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो हो जाता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इजकल टू में 0, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0। तो यहाँ से दूसरा जो होता है इसका विवेचक या विविधकर बोल सकते हैं, कि विवेचक या विविधकर, और इसको हम d से सूचित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है विविधकर या विवेचक का वो हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि विवेचक का जो फार्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। और इसमें पूछा जाए कि मूल बराबर क्या होगा, मूल या शून्य किसको बोल सकते हैं, या तो x का मान। तो मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में हो जाता है 2a। या तो हम इसको ही बोल सकते हैं इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी बोल सकते हैं, क्योंकि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर भी इतना है, तो इतना का जगह हम कितना रखेंगे, डी रख देंगे। तो या इसको हम बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इतना का मान डी, और बटा में 2a हो जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं एल्फा इजकल टू माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस कर देते हैं,
तो प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a, और बीटा का मान जो हो जाएगा बराबर में माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी, यानी कि एक प्लस हो जाएगा अल्फा वाला और एक माइनस हो जाएगा बीटा वाला। तो ये हो जाता है मूलों बराबर मूल इसको हम मूल इस तरह से निकाल सकते हैं एक्स का मान। अगला कंडीशन है कि मूलों की प्रकृति पूछा जाए। तो मूलों की प्रकृति एक में यदि डी यानी कि विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका फॉर्मूला होता है, तो ये जीरो से क्या होता है, जीरो से अगर बड़ा है, यदि जीरो से विविध कर क्या है, बड़ा है, यानी कि जीरो से बड़ा कहने का मतलब हो गया 1 आए 2 आए 3 आए प्लस में, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक मतलब मूल तो निकलेगा लेकिन असमान होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें कितना मूल निकलता है द्विघात बहुपद में, 2 मूल निकलेगा। तो दोनों का मूल जो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, अलग अलग होगा। और दूसरा में है कि यदि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आए, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं समान होगा। जब विविधकर का मान 0 आता है तो उसको बोलेंगे वास्तविक है, लेकिन दोनों का मान जो होगा क्या होगा, समान होगा। और तीसरा कंडीशन में यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 से क्या है, छोटा है, 0 से यदि छोटा है डी बराबर, तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा और इसको ही बोलते हैं काल्पनिक होगा। और इसका जो मूल होगा असंभव होगा, इसका मूल नहीं निकलेगा। तो 0 से छोटा कहने का मतलब हो गया माइनस में दिया आवे, तो माइनस में जब भी कोई भी डी आए तो उसका मूल अवास्तविक होगा। तो द्विघात समीकरण में इतना ही फार्मूला था, तो इतना फार्मूला को हम याद रखेंगे। तो अगला चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। ये 5वां चैप्टर है और इसमें हम 5 चैप्टर तक ही देखेंगे, और फिर अगला चैप्टर से हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो हम 5 चैप्टर ही देखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी में जो पहला पॉइंट है, यदि समांतर श्रेणी का पद a1 a2 और a3 डॉट डॉट an हो, तो एक में प्रथम पद जो होगा ये पहला a1 हो जाएगा, ये प्रथम पद, और जो अंतिम पद होता है an, ये अंतिम पद हो गया क्या, an। तो an को बोलते हैं अंतिम पद, और इसे हम tn भी बोलते हैं, टोटल पद। और 3 में है जो सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, और सार्वंतर इक्वल टू होता है दूसरा पद और माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस में a1, a2 माइनस a1, तो करेंगे तो क्या आएगा, सार्वंतर आएगा डी बराबर। और जो पदों की संख्या जो होता है, टोटल पदों की संख्या जो होता है वो n होता है। तो टोटल पदों की संख्या जो दर्शाते हैं n से दर्शाते हैं। और जो इसमें फार्मूला आता है वो फार्मूला पहला हो जाता है an का फार्मूला होता है बराबर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाता है प्रथम पद, और n हो जाता है कुल पद, और डी हमारा सार्वंतर हो जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है n पदों के लिए, n पदों के योग के लिए, यानी कि n पदों के योग के लिए फार्मूला हो जाता है पहला Sn का फार्मूला n बटा में 2, और ये हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ से हम इसको इतना का जगह कितना लिख सकते हैं an, तो इसको हम और तरीका से भी या क्या बोल सकते हैं, Sn का फार्मूला n बटा 2, और यहाँ से हम बोल सकते हैं a प्लस, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, यहाँ से 2a होगा। तो Sn का फार्मूला हो जाता है n बटा 2 और 2a प्लस में an, इतना का जगह हम कितना रख देंगे an। तो ये है हमारा समांतर श्रेणी में इतना फार्मूला। तो समांतर श्रेणी में इतना फार्मूला हम याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और अगले वीडियो हम अगले चैप्टर से देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।